तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाटर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया था। अब हमें वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। एनसीईआरटी में देखो, यहां पे बोल रहे हैं कि वाटर रिएक्ट्स विथ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर गिवन बिलो। नंबर 1, एम्फोट्रिक नेचर। वाटर का एम्फोट्रिक नेचर, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? बोला इट हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। एसिड और बेस दोनों की तरह ये एक्ट करता है। आपको मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था कि वाटर क्या है? परफेक्ट एम्फोट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज इट बिहेव्स एज एन एम्फोट्रिक सब्सटेंस इन द ब्रॉन्स्टेड सेंस। It act as an acid with ammonia and a base with hydrogen sulfide. तो अगर हम इसको अमोनिया से रिएक्ट कराएं तो वहां पे ये एसिड की तरह एक्ट करता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कराएं तो ये बेस की तरह एक्ट करता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि अमोनिया से जब ये रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो रहा है, और जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब एक तरीके से H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा और अमोनिया वाटर में बेसिक बिहेवियर दिखाएगा। फिर आगे बोला द ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज फॉलोज। ये भी आपको पता है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? 10 to the power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरी रिएक्शन यहां पे गिवन है, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। तो यहां पे बोला है कि वाटर कैन बी इजिली रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो इस रिएक्शन में वाटर का रिडक्शन होता है, यानी कि यहां पे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। मेटल ऑक्सीडाइज होगा, वाटर रिड्यूस होगा। तो बोला कि दस इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। फिर बोला वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब हम फोटोसिंथेसिस कराते हैं तो वहां पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और वाटर जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन गिवन है। इसमें आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके क्या बना रहे? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहां से आया? ऑक्सीजन आया फ्रॉम वाटर। बोले विथ फ्लोरीन ऑल्सो इट इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। अगर हम वाटर को फ्लोरीन से रिएक्ट कराएं तो फ्लोरीन से रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जरा इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप नोट से एक बार देख लो। तो एक तो बोला है कि इट हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, वही एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो बोला कि इन ब्रॉन्स्टेड सेंस इट एक्ट्स एज एसिड विथ अमोनिया एंड बेस विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। एनसीईआरटी की रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। फिर उसके बाद बोले ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज फॉलोज। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw होगा। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw के बराबर होगा। फिर रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, इसमें बोला है कि इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन एज इट कैन बी इजिली रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। फिर बोला है कि वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यहाँ पे गिवन है जिसमें वाटर ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है।
फिर देखो विथ फ्लोरीन इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ये नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, 2F2 plus 2H2O gives 4HF plus oxygen, 4HF plus oxygen, HF को यहां पे एनालाइज करके लिखा हुआ, ठीक है। और अगर आप यहां पे देखो तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, पहले तो ये जो फ्लोरीन है ये वाटर से रिएक्ट करके हाइपोफ्लोरस एसिड HOF और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइपोफ्लोरस एसिड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ये जो हाइपोफ्लोरस एसिड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है हाइपोफ्लोरस एसिड? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इमीडिएटली डिकम्पोज होकर के HF और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? ये जो HOF है यहाँ पे, ये HOF किस में कन्वर्ट होता है? HF प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। तो अब आप देखो कि यहां पे 2 HF तो पहले से प्रोड्यूस हुए थे और 2 HF HOF के डिकम्पोजिशन से बन गया, तो टोटल अगर आप देखो तो 4 HF बन गया और ऑक्सीजन। अगर आप इसी तरीके से क्लोरीन को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके HCl और HOCl बनाता है। क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? HCl प्लस HOCl। और ये HOCl जो है ना, ये HOCl भी स्लोवली डिकम्पोज होता है, ठीक है। ये स्लोवली डिकम्पोज होकर के ये HCl और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। मतलब जितना विगोरसली फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा उतना विगोरसली क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आगे देखो, आगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें तो एनसीईआरटी में देखो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में क्या लिखा गया है। बोल रहा है ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है तो इस वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है। इट डिसॉल्व्स मेनी आयनिक कंपाउंड्स, however certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water। तो जैसे आप यहां पे देखो P4O10 है, P4O10 वाटर में हाइड्रोलाइज होकर के क्या बना लेता है? H3PO4, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आप इसको बोल सकते हो। इसी तरीके से SiCl4 है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है SiCl4। ये वाटर में हाइड्रोलाइज होकर के क्या बना रहा है? सिलिका बना रहा है प्लस HCl। SiCl4 हाइड्रोलाइज होकर के क्या बना रहा है? सिलिका प्लस HCl। नाइट्राइड आयन को अगर हम कंसीडर करें तो नाइट्राइड आयन वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अमोनिया प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहां पे अगर आप देखोगे नाइट्राइड आयन के साथ जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। नाइट्राइड आयन ये हो गया नाइट्राइड आयन। अब इसको वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो वाटर से ये 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले एक लोन पेयर को नाइट्रोजन यूज करके यहां से H पॉजिटिव लेगा, ठीक है। तो OH नेगेटिव फ्री होकर के क्या बन गया? ये NH2 नेगेटिव बन जाएगा। इसको बोलेंगे इमाइड आयन। NH2 नेगेटिव क्या बोलेंगे? इमाइड आयन। ये NH2 नेगेटिव फिर से वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहां से एक और H पॉजिटिव ले लेगा, OH नेगेटिव फ्री होकर के यहां पे क्या बन जाएगा? अमाइड आयन।
ठीक है, अमाइड आयन बन जाएगा और फिर उसके बाद अमाइड आयन फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा। हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होकर के क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुए हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सिल आयन और अमोनिया। तो नाइट्राइड आयन 3 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके अमोनिया और 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी है। ये कई सारे आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि जो नाइट्राइड सॉल्ट होंगे, नाइट्राइड सॉल्ट का बिहेवियर कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, नाइट्राइड सॉल्ट का बिहेवियर कैसा होगा, बेसिक। अगर ऑक्साइड सॉल्ट है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसको भी बेसिक होना चाहिए। ठीक है, ऑक्साइड सॉल्ट, अब जैसे देखो, हो सकता है यहां पे गिवन भी हो तो इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, यहां पे देखो, जैसे P4O10 वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 बना रहा है, इसी तरीके से SO3 है, वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा। N2O5 वाटर से रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा। तो हम P4O10, SO3 और N2O5 को हम क्या बोलेंगे, ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। तो हम इनको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इनको, एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। मैंने बताया था एसिड एनहाइड्राइड उन एसिडिक ऑक्साइड को बोला जाता है जो वाटर में हाइड्रोलिसिस के थ्रू ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जो वाटर में हाइड्रोलाइज होकर के ऑक्सो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनको एसिड एनहाइड्राइड बोला जाता है। तो आप देख रहे हो ये सब क्या बना रहे हैं, ऑक्सो एसिड बना रहे हैं। ठीक, SiCl4 जो है ये SiO2 और HCl बना रहा है। अब देखो नाइट्राइड है तो नाइट्राइड यहां पे क्या बना रहा है, अमोनिया और NaOH। अगर ऑक्साइड है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड यहां पे क्या बना रहा है, वाटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि आप ओवरऑल ये लिख सकते हो Na2O प्लस H2O गिव्स 2NaOH। Na2O प्लस H2O गिव्स 2NaOH। ठीक है ना। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट रिएक्शन गिवन है हाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रेट फॉर्मेशन, तो यहां पे बोला है फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मेनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। Such an association of water is of different types. For example, coordinated water, ठीक है, interstitial water and hydrogen bonded water. अब नेम से आप देखो coordinated water. Coordinated water का मतलब क्या, कि वो कंपाउंड जिसमें वाटर सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। वाटर सेंट्रल एटम के साथ अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटेड वाटर। आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स है CrH2O6Cl3। इसमें वो ब्रैकेट वाला पार्ट को मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ लिगेंड्स होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं।
ये जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है और उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल है। ये सारे वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटेड वाटर बोलेंगे। समझ में? तो वो सारे कंपाउंड्स जिनमें वाटर सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक, फिर उसके बाद देखो इंटरस्टिशियल वाटर। तो इंटरस्टिशियल वाटर में क्या है, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन का एक लैटिस है। बेरियम आयन और क्लोराइड आयन का लैटिस है और उस लैटिस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होती है भाई, जैसे कैटायन है उसके सराउंडिंग में एनायंस है, तो कैटायन और एनायन को आप अरेंज कर दो स्पेस में 3 डायमेंशनली, बीच बीच में जो वायर्ड स्पेसेस है ना उनको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब उन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वाटर मॉलिक्यूल आकर के क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल वाटर बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बेरियम आयन और क्लोराइड आयन का लैटिस है और उस लैटिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल वाटर। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ये एक बार आईआईटी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ब्लू विट्रियोल वाला ही एग्जाम्पल पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल गिवन है ब्लू विट्रियोल का। ब्लू विट्रियोल आपको पता ही है CuSO4 5H2O को बोलते हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसा है वो देखो। इसका अरेंजमेंट कैसा है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, सेंट्रल मेटल आयन, 4 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड वाटर भी है। यहाँ पे ब्लू विट्रियोल को अगर आप देखो एनसीईआरटी में तो क्या है, यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे गए। इसका मतलब ये चारों वाटर मॉलिक्यूल कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ क्या बना रहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे। तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक, अब ये कैटायन हो गया CuH2O4 2 पॉजिटिव। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को कंसीडर करें वो कलरलेस होता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब वहां पे उसको वाटर में ऐड करते हैं तो वो ब्लू कलर को एक्वायर करता है। वो ब्लू कलर को इसलिए एक्वायर करता है क्योंकि ये 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से आप आगे पढ़ोगे तो जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं ना, d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, dxy dyz dxz dx2 y2 dz2, इन एक्सियल एंड एक्सियल ओरिएंटेशन होता है। ये जो 5 d ऑर्बिटल होता है ना, ये फर्दर ये डीजेनरेटेड फॉर्म में होते हैं, इनकी एनर्जी बराबर होती है, लेकिन जब ये लीगेंड आता है ना तो ये लीगेंड जो है इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग कर देता है, मतलब ये पांचों की एनर्जी बराबर नहीं रह जाती, बल्कि उनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है। उसमें 3 ऑर्बिटल का एक सेट बनता है, 2 ऑर्बिटल का एक सेट बनता है। ठीक है, तो जो 3 ऑर्बिटल का जो सेट होता है उसकी एनर्जी मतलब जो है अलग हो जाएगी और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी अलग हो जाएगी। एक को T2G ऑर्बिटल बोलेंगे, एक को EG ऑर्बिटल बोलेंगे। ये टर्म मैंने उस समय यूज किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये जो T2G और EG ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, और उसी एनर्जी डिफरेंस की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एक सेट ऑफ d ऑर्बिटल से दूसरे सेट ऑफ d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करता है तो उस ट्रांजिशन में वो विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मतलब विजिबल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, और विजिबल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो कलर्ड रेडिएशन इमिट करता है, इसीलिए वो कलर्ड फॉर्म में अपीयर होता है। अगर लीगेंड नहीं होगा तो वो स्प्लिटिंग नहीं होगी, वो पांचों d ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के रहेंगे, तो इस वजह से वो कलरलेस हो। समझ आया?
तो इसीलिए बोलते हैं कि जो वाटर की प्रेजेंस में ही कॉपर सल्फेट ब्लू कलर दिखाएगा, एनहाइड्रस फॉर्म में वो ब्लू कलर नहीं दिखाएगा। तो ब्लू विट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। सल्फेट आयन ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर को देखो, देखो यहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, ये स्ट्रक्चर देखो, यहां पे देखो बेटा, ये देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, सल्फेट आयन। क्या है इसके बाहर, सल्फेट आयन है। और एक वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर है ना, वो सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये सल्फेट आयन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। वैसे एक्चुअल में बात करें तो जो ब्लू विट्रियोल है वो कोऑर्डिनेटेड वाटर का भी एग्जांपल है और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर का भी एग्जांपल। ब्लू विट्रियोल इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। बट CrCl3 6H2O ये किसका एग्जांपल है, सिर्फ कोऑर्डिनेटेड वाटर का एग्जांपल है, क्योंकि सारे वाटर मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाते हैं। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू वो अटैच नहीं होते। तो ये क्लियर हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ये CuH2O4 2 पॉजिटिव जो है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब जैसे देखो एनसीईआरटी में गिवन भी है क्वेश्चन, बोल रहा है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CuSO4 5H2। यही चीज IIT एग्जाम में पूछी गई थी। अब पता नहीं एनसीईआरटी में ये इन्फॉर्मेशन पहले थी या IIT एग्जाम में पहले पूछा गया है तब इसमें रखा गया है, कुछ कर नहीं सकते। पुराना एडिशन निकाल करके देखेंगे तो पता चलेगा। तो सोल्यूशन में देखो लिखा ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर है, इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, द अदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कोऑर्डिनेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये क्लियर हो गया। तो कितने टाइप के हाइड्रेट्स हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। अब आगे देखो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, पहले भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी में देखते हैं क्या गिवन है। बोला है कि रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, may contain some dissolved gases from the atmosphere. Being a good solvent, when it flows on the surface of the earth, it dissolves many salts. क्योंकि वाटर अच्छा सॉल्वेंट है, तो जब ये अर्थ के सरफेस पे फ्लो करता है तो उस प्रोसेस में कई सारे सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। Presence of calcium and magnesium salts in the form of बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट। तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर मेक्स वाटर हार्ड। तो अगर वाटर के अंदर
कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, तो इनकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, तो जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। वाटर फ्री फ्रॉम soluble salts of calcium and magnesium is called soft water। तो अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब नहीं है, वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मतलब अगर अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या है, सॉफ्ट वाटर। डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हार्ड वाटर। तो बोले इट गिव्स लेदर विद सोप इजिली, तो जो सॉफ्ट वाटर है वो सोप के साथ बहुत अच्छे से झाग प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम और प्रेसिपिटेट विद सोप, तो जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ क्या बना लेता है, स्कम या प्रेसिपिटेट बना लेता है सोप के ऊपर। ठीक है, soap containing sodium stearate reacts with hard water to precipitate with calcium और magnesium stearate। तो वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो सोप के एनायन के साथ क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, और ये प्रेसिपिटेट उसी सोप के सरफेस पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फिर वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे ये रिएक्शन गिवन है, देखो सोडियम स्टीयरेट है और इसको M2 पॉजिटिव के साथ ट्रीट करें, ये M2 पॉजिटिव क्या हो सकता है, Ca2 पॉजिटिव या Mg2 पॉजिटिव। तो इससे क्या बन गया, M स्टीयरेट ट्वाइस, ठीक है, M स्टीयरेट ट्वाइस बन गया, प्लस सोडियम आयन सोल्यूशन में चला गया, तो ये जो M स्टीयरेट ट्वाइस है यही प्रेसिपिटेट है, और इसी की वजह से जो सोप है वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता इसके फॉर्मेशन की वजह से। तो बोले इट इज देयरफॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, तो ऐसा वाटर जो है वो लॉन्ड्री पर्पज के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब कपड़े धोने के लिए आप यूज नहीं कर सकते ऐसे वाटर को। तो इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल, ये जो हार्ड वाटर होता है ये बॉयलर्स के लिए भी हार्मफुल होता है। बॉयलर समझते हो ना, बॉयलर स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उस स्टीम को फिर आगे डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर के अंदर यूज करते हैं, आप उसी स्टीम को टरबाइन चलाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब बॉयलर को जहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब बॉयलर में क्या होता है, जो वाटर है वो बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है, ये बॉयलर के सरफेस पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, स्केलिंग हो जाती है, इनकी स्केल फॉर्मेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बॉयलर की जो कंडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी, उससे बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो उतना इफेक्टिवली जो है हीट को, ठीक है, हीट को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, मतलब स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो आप घर में गीजर यूज करते हैं ना, उसके अंदर भी स्केलिंग हो जाती है। गीजर के अंदर जो रॉड होता है ना, उस रॉड के ऊपर भी ये धीरे धीरे करके ना स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, डिपॉजिट हो जाता है ये वाटर। अगर वाटर के अंदर जो है वो हार्ड वाटर है ना, तो हार्ड वाटर में जो आयंस प्रेजेंट है वो आयंस धीरे धीरे करके रॉड जो होता है, रॉड के सरफेस पे वो डिपॉजिट, उससे जो है फिर उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, मतलब वो उतना इफेक्टिवली गर्म नहीं कर पाता पानी। तो बोले इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल। This reduces the efficiency of the boiler.
बोला द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट। तो जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर वो दो टाइप की होती है, टेम्पोररी एंड परमानेंट। अब जरा एक बार देख लेते हैं नोट्स में। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, तो बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स in the form of hydrogen carbonate, chloride and sulfate in water makes water hard. Hard water do not form lather with soap. Water free from soluble salts of calcium and magnesium is called soft water. It gives lather with soap easily. Hard water forms scum or precipitate with soap containing sodium stearate. Reacts with hard water to precipitate. ये वही रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है हार्ड वाटर इज अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री एंड हार्मफुल फॉर बॉयलर्स बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर्स। अब हार्डनेस का टाइप की बात करें, टाइप ऑफ हार्डनेस, तो दो टाइप की हार्डनेस है, टेम्पोररी एंड परमानेंट। टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है और उसको कैसे रिमूव करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, तो टेम्पोररी हार्डनेस में बोला टेम्पोररी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से टेम्पोररी हार्डनेस होगी। टेम्पोररी हार्डनेस को आप दो तरीके से रिमूव कर सकते हो, एक तो वाटर की को बॉयल करके और दूसरा क्लार्क्स मेथड के थ्रू। टेम्पोररी हार्डनेस को दो तरीके से रिमूव किया जा सकता है, एक तो वाटर को बॉयल करके और दूसरा क्लार्क्स मेथड के थ्रू। तो अब जैसे यहाँ पे देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। तो बोला ड्यूरिंग बॉइलिंग द सॉल्युबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जो सॉल्युबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम बॉयल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज चेंज्ड टू इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसमें से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता है। समझ आया? तो ये याद रखना है आपको, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किस फॉर्म में रिमूव होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिमूव होता है। तो अब यहां पे बोले कि इट इज बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये तो गलत बात होगी, नहीं तो सही बात है। हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है क्योंकि ये Ab2 टाइप का सॉल्ट है ना, MgOH ट्वाइस, और MgCO3 Ab टाइप का सॉल्ट है। समझ आया कि नहीं? एक बार जरा उसमें फर्स्ट वॉल्यूम है क्या एनसीईआरटी का, उसमें KSP डेटा गिवन है। एनसीईआरटी फर्स्ट वॉल्यूम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की टेबल गिवन है, जरा देखो। आयनिक इक्विलिब्रियम में देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा मैं ही देख लूं, तूने आज तक देखा नहीं है। ये देखो, ये इतनी बड़ी टेबल है आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या क्या है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। वैल्यू लिखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का
1.8 into 10 power minus 11, 1.8 into 10 to the power minus 11, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए 3.5 into 10 power minus 8. ठीक, अब जरा चेक करो इन्होंने क्या बोला. It is because of high solubility product of magnesium hydroxide as compared to that of magnesium carbonate. उल्टा लिख दिया. और होना यही चाहिए. ठीक है, जब सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कम होगा ना तो सॉल्बिलिटी भी कम. सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी. तो जिसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कम होगा उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी, और सॉल्बिलिटी अगर कम होगी तो आसानी से प्रेसिपिटेट आउट होगा. आया समझ में? तो कौन इजिली प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा इजिली प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी कम है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट भी कम होना चाहिए. चलो ये तो अच्छा किया भाई, देख लिया, नहीं तो फिर इनका स्टेटमेंट तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता. और लोग जो है ना एनसीईआरटी कोई भगवान मान लेते हैं. एनसीईआरटी तो कुछ गलत बोलती नहीं है. तो बोले इट इज बिकॉज ऑफ हाई सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो क्या होना चाहिए? इट इज बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मारो गोली, सीधे लिखो लो सॉल्युबिलिटी. ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सीधे सीधे कंक्लूड थोड़ी करेगा भाई. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डायरेक्टली तब कंक्लूड करेगा जब दोनों सॉल्ट एक ही टाइप के हो. अगर दोनों ए बी टाइप के सॉल्ट होते ना तो फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे आप सीधे कंक्लूड कर लेते. बट एक AB2 टाइप का सॉल्ट है और एक AB टाइप का सॉल्ट है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करेगा. तो इस वजह से बोल रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड. दीज प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. ठीक है, दीज प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. अब जरा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का भी डेटा देख लेते हैं, क्योंकि वहां भी तो वही पॉसिबिलिटी थी ना. CaOH ट्वाइस के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेशन हो सकता था, और CaCO3 के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेशन हो सकता था. तो KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 5.5 into 10 power minus 6, 5.5 into 10 to the power minus 6, और कैल्शियम कार्बोनेट की KSP इनको इंपॉर्टेंट नहीं लगी. दिया ही नहीं भाई. ऑक्सलेट का दिया है, कार्बोनेट का नहीं दिया. कार्बोनेट का 4.7 इंटू लिख लो. तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे कम है, कैल्शियम कार्बोनेट का कम है ना, तो उसका प्रेसिपिटेशन होना चाहिए. ठीक है, ले लो भाई. हो गया. तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब बॉयल करेंगे तो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में. और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम बॉयल करेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में. ये भी पूछा जा चुका है. अब IIT में पूछा गया है या पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, इसकी बात मत करो. ITI में पूछा गया हो. क्लार्क्स मेथड. क्लार्क्स मेथड में क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर. इसमें क्या करते हैं, जो हार्ड वाटर है, मतलब जिसके अंदर टेम्पररी हार्डनेस है जिस वाटर के अंदर, उसमें लाइम को ऐड कर देते हैं.
तो लाइम को ऐड कर देता तो लाइम क्या करेगा, इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। मतलब प्रेसिपिटेशन वैसे ही होता है जैसे कि बॉइलिंग में हो रहा है, ठीक है। जिस फॉर्म में बॉइलिंग में प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसी फॉर्म में लाइम को ऐड करने पे भी प्रेसिपिटेशन होता है। लाइम की कैलकुलेटेड क्वांटिटी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं यूज करते लाइम को, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लार्क्स मेथड। तो टेम्पोररी हार्डनेस रिमूवल मेथड्स क्लियर हो गए। टेम्पोररी हार्डनेस को दो तरीके से रिमूव किया जाता है, बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड बाय क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, लाइम ऐड करते हैं कैलकुलेटेड क्वांटिटी में, तो उससे जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो ये टेम्पोररी हार्डनेस की बात हो गई। अब आ जाते हैं परमानेंट हार्डनेस पे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इधर भी सेम है। परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस और हार्डनेस का जो रिमूवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो परमानेंट हार्डनेस में बोला इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट की वजह से होती है। एक तरीके से मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। रिमूव कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं। तो उसमें एक तो वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करके इसको रिमूव करते हैं। क्लियर, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। बोले वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विथ सॉल्ट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट। ये क्या बना लेता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट बना लेता है। तो जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड जो है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम आयन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो स्कम फॉर्मेशन या वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से सल्फेट को अगर ऐड करते हैं तो सल्फेट भी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट बना लेता है और सोडियम सल्फेट। तो बोला कि वॉशिंग सोडा रिमूव्स टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस बोथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वॉशिंग सोडा रिमूव्स टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस बोथ, ये भी पूछा जा चुका है। इससे टेम्पोररी हार्डनेस भी रिमूव हो जाती है और परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो जाती है। अब उसके बाद अगला मेथड है कैल्गन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड, कैल्गन्स मेथड में देखो बोला है कि कैल्गन दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक। अब ये बेसिकली हेक्सामेटाफॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट है, हेक्सामेटाफॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट है। तो एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना करके समझाता हूं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड मोनोमेरिक फॉर्म में होता है HPO3, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो है पॉलीमराइज होता है, ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये पॉलीमराइज होता है,
ठीक, तो जब ये पॉलीमराइज होता है, वैसे इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अच्छा देखो ये जो पी पाई बॉन्डिंग होती है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव तब होती है जब एटॉमिक साइज छोटा हो। जैसे नाइट्रोजन के अंदर जो है, नाइट्रोजन HNO3 बनाता है, HNO3 स्टेबल होता है क्योंकि वहां पे जो पी पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन जो कि एक छोटे साइज का एटम है उसके और ऑक्सीजन के बीच में होती है, तो इफेक्टिव पाई बॉन्ड वहां पे बनता है। लेकिन फास्फोरस जिसका साइज बड़ा है, बहुत बड़ा है नाइट्रोजन के कंपेयर में, वो जो पी पाई बॉन्ड बनाएगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा। इसी वजह से HPO3 स्टेबल नहीं है मोनोमेरिक फॉर्म में, और ये क्या करता है, ये पॉलीमराइज होता है। ठीक है, अब जब ये पॉलीमराइज होता है तो पॉलीमराइज होकर के ये HPO3 थ्राइस बना लेता है, HPO3 6 बना लेता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे HPO3 थ्राइस को अगर हम कंसिडर करें तो HPO3 थ्राइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O OH, दोनों साइड में ऑक्सीजन। ठीक है, P डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O OH, ऐसा स्ट्रक्चर है ट्राइमेरिक फॉर्म। ये क्या है, HPO3 थ्राइस। ठीक है, ये क्या है, ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड। क्या है ये, ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड। ठीक, अब देखो हेक्सा मेटा फास्फोरिक एसिड, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 6 फास्फोरस। ठीक है, हर 2 फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन होगा। ठीक, और यहां पे एक डबल बॉन्ड O और OH होगा। ये है हेक्सा मेटा फास्फोरिक एसिड HPO36। अगर हम इसकी बेसिसिटी की बात करें तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 6 होगी। भाई ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है यही तो रिप्लेस होगा। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी 6 है, इसकी बेसिसिटी 3 है। ठीक, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सारे हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं। ये जो H है ना, ये सारे हाइड्रोजन हटा के सोडियम लाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कैलगन। सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, कैलगन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया Na6
P6 Na6P6 6 into 2 12 plus 6 18 O18 Na6P6O18 इसको क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और कैल्गन। ठीक है, तो बोले कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18 commercially called calgon when added to hard water the following reactions takes place। जब हम इसको हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन होती है, क्या है? Na6P6O18, ये इससे 2 सोडियम आयन अलग हो गया और क्या बन गया? Na4P6O18 2 नेगेटिव, Na4P6O18 2 नेगेटिव। ठीक है, तो देखो Na6P6O18 इससे 2 सोडियम आयन अलग हो गया और क्या बन गया? Na4P6O18 2 नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे M2 पॉजिटिव यानी कि कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो इस एनायन के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, तो M2 पॉजिटिव क्या करता है? ये जो कैल्गन एनायन है Na4P6O18 2 नेगेटिव, इसमें प्रेजेंट 2 सोडियम आयन को हटा देता है। तो 2 सोडियम आयन को हटा करके ये आ गया इसके साथ MNa2P6O18 2 नेगेटिव, और ये सोडियम आयन कहां चला गया? वाटर के अंदर। तो जो आयन जो है वो हार्डनेस क्रिएट कर रहा था, वो आयन तो कैल्गन के साथ एसोसिएट हो गया और उसकी जगह पे सोल्यूशन में क्या चला गया? सोडियम आयन चला गया। सोडियम आयन हार्डनेस क्रिएट नहीं कर, तो इस तरीके से हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। Na4P6O18 2 नेगेटिव, ये पूरा पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। 2 सोडियम आयन कहाँ था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। ये जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, समझ है? ये जो कैल्गन का स्ट्रक्चर है उसमें 2 सोडियम आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, 4 सोडियम आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। जो बाहर वाला आयन है वही तो डिसोसिएट होगा, जो अंदर वाला आयन है वो डिसोसिएट नहीं होगा। कुछ बात समझ में आई? तो अंदर वाला आयन जो है वो इंटैक्ट रहेगा, बाहर वाला आयन जो है फ्री होगा, इसलिए वो 2 सोडियम आयन निकल गए। अब ये जो कैल्गन एनायन है, इस कैल्गन एनायन में क्या है? 2 सोडियम आयन को डिस्प्लेस करके कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाता है। भाई उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरल सी बात है कि 2 पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को रिमूव करेगा। तो 1 सोडियम पे +1 चार्ज है तो 2 सोडियम बाहर जाएगा, तो 1 कैल्शियम आयन या 1 मैग्नीशियम आयन अंदर आएगा।
तो बोले द कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन इन सोल्यूशन। तो जो कॉम्प्लेक्स एनायन है वो मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन को कहां रखता है? सोल्यूशन के अंदर रखता है। बाकी अब तक जो भी केसेस आपने देखा था उसमें जो आयन था ना वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर चला गया। जैसे वॉशिंग सोडा को आपने ऐड किया तो जो मेटल आयन था वो कार्बोनेट बना करके प्रेसिपिटेट आउट हो गया। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में आयन अभी भी सोल्यूशन के अंदर, अभी भी वाटर के अंदर है, बट अब वो इनएक्टिव। ये एनायन तो सॉल्युबल ही होगा, लेकिन उस एनायन ने ट्रैप कर लिया है उस कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को। अब वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन फ्री नहीं है कि वो सोप एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बना सके। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का वो कौन सा मेथड है जहां पे मेटल आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है बट वो सोप के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बना पाता। कौन सा मेथड है? कैल्गन्स मेथड। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा हार्डनेस रिमूवल मेथड है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन के अंदर रहता है बट प्रेसिपिटेशन में नहीं इन्वॉल्व हो पाता विद सोप। तो दो मेथड हो गए परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, एक तो वॉशिंग सोडा के थ्रू और दूसरा कैल्गन्स मेथड। तीसरा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। तो बोले कि दिस मेथड आल्सो कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटेट प्रोसेस। नेम इंपॉर्टेंट है। आयन एक्सचेंज मेथड को हम और क्या बोलते हैं? जियोलाइट प्रोसेस और परम्यूटेट प्रोसेस। किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। क्लार्क्स मेथड को किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। कौन सा मेथड है जो टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों के लिए यूज होता है? वॉशिंग सोडा। तो बोले कि दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस। बोले हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट और परम्यूटेड। तो क्या होता है जियोलाइट? हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट NaAl SiO4 NaAl SiO4 SiO4 पे 4 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस पूरे पे 4 नेगेटिव चार्ज है। एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव और सोडियम पे 1 पॉजिटिव। इसके साथ वाटर भी है। ठीक है, इसके साथ वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं जियोलाइट और परम्यूटेड।
तो बोले कि दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस. हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट और परम्यूटेड. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, sodium aluminum silicate can be written as NaZ. ठीक है, तो ये NaAlSiO4, NaAlSiO4, इसमें ये जो है ये क्या है, Z. आया समझ में? तो परम्यूटेड और जियो यहाँ पे NaAlSiO4 can be written as NaZ. When this is added in hard water, exchange reactions takes place. तो जब हम इसको हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो सोडियम आयन को एक्सचेंज करके हटा करके वहां पे कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन आ जाता है. ठीक है, तो अब इससे अब यहाँ पे क्या है, क्या रिएक्शन हो रही है भाई, 2NaZ प्लस M2 पॉजिटिव. M यहाँ पे कैल्शियम या मैग्नीशियम है, इससे क्या बन गया, MZ2 प्लस 2 सोडियम आयन. तो when this is added in hard water, exchange reaction takes place. ये exchange reaction हो रही है. फिर बोला permuted or zeolite is said to be exhausted. Permuted or zeolite is said to be exhausted when all the sodium in it is used up. अगर इसके अंदर प्रेजेंट सारा का सारा सोडियम रिप्लेस हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, तो इसका मतलब क्या है, अब वो जियोलाइट क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, मतलब अब वो काम का नहीं है. तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो बोले कि इट इज रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज बाय ट्रीटिंग विथ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. तो अब उसको रीजनरेट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एक्वस NaCl सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं. तो एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये M2 पॉजिटिव जो है वो वहां से हट जाएगा और Na पॉजिटिव वापस आ जाएगा. तो इस तरीके से उसको रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट करने के बाद उसको रीयूज करेंगे. तो ये है आयन एक्सचेंज मेथड. ये क्लियर हो गया भाई? यस सर. अब इसके बाद अगला मेथड को कंसिडर किया जा रहा है सिंथेटिक रेजिन मेथड. सिंथेटिक रेजिन मेथड, ठीक है, सिंथेटिक रेजिन मेथड. बोले इट इज एडवांस्ड एंड मोर एफिशिएंट मेथड. इट इज एडवांस्ड एंड मोर एफिशिएंट मेथड. यहाँ पे बोला है कि हार्ड वाटर इज सॉफ्टेंड बाय सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर. तो यहाँ पे हार्ड वाटर को सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर के साथ ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन. अब कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, बोला इट कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ SO3H ग्रुप. लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ SO3H ग्रुप, मतलब ये SO3H के साथ जो पार्ट यहाँ पे अटैच होगा वो क्या होगा, एक ऑर्गेनिक पार्ट होगा. ठीक है, एंड आर वाटर सॉल्युबल. एंड आर वाटर सॉल्युबल.
आप देखो ये जो RSO3H है, RSO3H को किससे ट्रीट कर रहे हैं? NaCl के साथ। RSO3H को NaCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो NaCl के साथ ट्रीट करने पे यहाँ पे RNA बन जाता है, मतलब ये हो गया रेजिन एनायन। R यहाँ पे क्या है? रेजिन एनायन है। R क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली सोडियम पे तो +1 चार्ज होगा ना, तो R यहाँ पे रेजिन एनायन बोला जाएगा। ठीक है, रेजिन एनायन। तो अब हम RNA को हार्ड वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन है वो सोडियम आयन को यहां से हटा करके खुद रेजिन एनायन के साथ एसोसिएट हो जाएगा। जो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो रेजिन एनायन को यहां से हटा करके खुद एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया और उसकी जगह पे सोडियम आयन सोल्यूशन में आ गया। ठीक है, सोडियम आयन सोल्यूशन में आ गया जो कि हार्डनेस क्रिएट नहीं करता। द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब ये जो R2M बना है, ये R2M से RNA बनाने के लिए वापस हम क्या करते हैं? इसको NaCl के साथ ट्रीट कर देते हैं, जैसे अभी पीछे देखा था आपने जियोलाइट प्रोसेस को, उसी तरीके से NaCl सोल्यूशन के साथ ट्रीट करके हम इसको RNA में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ में आया ना? तो इस तरीके से हार्डनेस क्रिएटिंग आयन को रिमूव किया जाता है। अब एक मेथड और यहां पे डिस्कस किया जा रहा है, बोल रहा है कि अगर हमें डीमिनरलाइज वाटर चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, कोई मिनरल नहीं होना चाहिए वाटर के अंदर, ना तो कोई कटायन होना चाहिए वाटर के अंदर, ना कोई एनायन होना चाहिए। हाँ, वाटर का कटायन और एनायन हो सकता है, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को छोड़ करके कोई और आयन अगर वाटर के अंदर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डीमिनरलाइज वाटर। समझ में आया? या प्योर वाटर। तो अगर डीमिनरलाइज वाटर हमें प्रोड्यूस करना है तो अब उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? देखो, बोला प्योर डीमिनरलाइज वाटर is obtained by passing water successively through a cation exchange region and then anion exchange region। पहले हम उसको किससे पास करेंगे? cation exchange region के साथ, फिर उसको किससे पास करेंगे? anion exchange region के साथ। तो ये cation exchange region क्या करेगा? वाटर के अंदर जितने भी cation हैं सारे cation को अपने साथ एसोसिएट कर लेगा और उसकी जगह पे सोल्यूशन में वो क्या पास करेगा? हाइड्रोजन आयन। यानी कि यहां से जो वाटर मिलेगा वो कैसा होगा? एसिडिक वाटर होगा। कैटायन एक्सचेंज रेजिन से जब हम मिनरल वाटर को पास करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक वाटर हो जाएगा। ठीक, अब उसको किससे पास कर रहे हैं? एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ। एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ जब हम पास करेंगे तो ये एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगी? वहां पे जितने भी एनायन प्रेजेंट है अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, सबको वो अपने से एसोसिएट कर लेगी और उनकी जगह पे सोल्यूशन वो क्या पास करेगी? OH नेगेटिव। इससे वो जो एसिडिक वाटर है वो न्यूट्रलाइज भी हो गया। भाई कोई भी सोल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, तो वाटर के अंदर जितना कैटायनिक चार्ज है उतना ही एनायनिक चार्ज होगा। तो कैटायन तो सारा निकल गया, साथ उसकी जगह पे हाइड्रोजन आयन आ गया, इसलिए वो एसिडिक हो गया था। आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो एनायन प्रेजेंट है अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, सारे एनायन एसोसिएट हो गए एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ। ठीक है, और उसकी जगह पे सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन आ गया। ये हाइड्रोक्सिल आयन पहले से प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पे प्योर न्यूट्रल वाटर प्रोड्यूस होगा। तो अब आप देख लो 2RH प्लस M2 पॉजिटिव एक्वस, तो यहाँ पे क्या बन गया? R2M प्रेसिपिटेट आउट हो गया ये,
और सोल्यूशन में क्या आ गया, H पॉजिटिव. दिस रिप्लेस केटायन बाय H पॉजिटिव मेकिंग वाटर एसिडिक. फिर बोल रहे हैं कि अब इसको हम एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास कर रहे हैं. अब ये एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा, ये एनायन एक्सचेंज रेजिन देखो इस तरीके से बन रहा है, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव. ठीक है, तो ये क्या है, ये है रेजिन केटायन. ये क्या है, RNH3 पॉजिटिव रेजिन केटायन और उसके साथ OH नेगेटिव. ठीक, अब इसको हम वाटर में प्रेजेंट आयन के एनायन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो वो एनायन इससे एसोसिएट हो गया और OH नेगेटिव सोल्यूशन में चला गया. ठीक है, दिस रिप्लेस एनायन बाय OH नेगेटिव, दस ओवरऑल मेकिंग वाटर न्यूट्रल बाय न्यूट्रलाइजिंग H पॉजिटिव. इस तरीके से हमें प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर मिल जाता है. फिर बोले द exhausted cation and anion exchange resin beds are regenerated by treatment with dilute acid and dilute and alkali solution respectively. अब जैसे ये बना है ना RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसको किससे ट्रीट करेंगे, एल्कैली के साथ. एल्कैली के साथ ट्रीट करेंगे तो X नेगेटिव हट करके यहाँ पे OH नेगेटिव आ जाएगा, तो एनायन एक्सचेंज रेजिन वापस बन गया, वापस रीजनरेट हो गया. और उसी तरीके से जो RNA था, ठीक है, जो जिसमें रेजिन एनायन था, नहीं RH था ना, अब वो RH किस फॉर्म में प्रेजेंट है, R2M के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो R2M के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हमने एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, तो M हट करके वहां पे H आ गया. M हटा और उसकी जगह पे क्या अटैच हो गया, H. तो वो जो एसिडिक रेजिन है वो रीजनरेट हो गया. तो इस तरीके से आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं. तो समझ में आ गया भाई. अगर आपको प्योर डीमिनरलाइज वाटर प्रोड्यूस करना है तो क्या करेंगे, पहले मिनरल वाटर को केटायन एक्सचेंज रेजिन्स के साथ पास करेंगे जिससे वो एसिडिक हो जाएगा. फिर उसको एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ पास करेंगे जो कि हाइड्रोक्सिल आयन को फ्री करेगा, तो इससे वाटर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा. अब इसके बाद अगला डिस्कशन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का. हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हार्डनेस क्या है, हार्डनेस के कितने टाइप है, हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, ये क्लियर हो गया. हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स. किस लिए यूज किया जाता है इसको, मेनली पोल्यूशन कंट्रोल के लिए. हाइड्रोजन परऑक्साइड को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को ट्रीट करके जो भी उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करना. प्रिपरेशन कैसे करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी. तो पहला मेथड बोल रहे हैं कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. नंबर 1, एसिडिफाइंग बेरियम परऑक्साइड, acidifying barium peroxide and removing excess water by evaporation under reduced pressure gives hydrogen peroxide. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो हम इसको बेरियम परऑक्साइड सोल्यूशन जो है उसको एसिडिफाई कर रहे हैं, बेरियम परऑक्साइड सोल्यूशन में एसिड ऐड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जो एक्सेस वाटर है उस एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए वहां पे क्या कर रहे हैं, इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर.
अब ये क्यों करा रहे हैं? एक तरीके से डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इवेपोरेशन मतलब डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन मतलब डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, या इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते, वो अलग। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन, लिख सकते हो इसको। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर is also called vacuum distillation. अब वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों करा रहे हैं? बोले यहां पे वैक्यूम डिस्टिलेशन को इसलिए परफॉर्म किया जा रहा है क्योंकि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर को अलग करना चाहते हैं। किससे किसको अलग करना चाहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर को अलग करना चाहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का या वाटर का? H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या H2O? H2O2 का ज्यादा। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्रेजेंट है पेरोक्साइड लिंकेज। ये जो बॉन्ड है ना, ये पेरोक्साइड बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होता है, बड़ा आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर से ज्यादा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होने लगता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं? तो इसमें जो है ये पेरोक्साइड बॉन्ड जो है ना, ये वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम नॉर्मल मैनर में बॉयल कराएं तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको आर्टिफिशियली बॉयल करना होता है। यानी कि इसको इसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉयल कराना है। क्या कराना है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉयल कराना है। तो बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं ना। प्रेशर को कम करते हैं, मतलब रिड्यूस प्रेशर कंडीशन में इसको बॉयल कराएंगे। तो जब रिड्यूस प्रेशर कंडीशन में बॉयल कराओगे तो ये अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, और तब ये डिकम्पोज नहीं होगा। आई बात समझ में? इसलिए यहां पे वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है, इसको प्योरीफाई करने के लिए। तो आप इस बात को लिख सकते हो, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड is used because hydrogen peroxide undergo decomposition at its normal boiling point. Because hydrogen peroxide undergo decomposition at its normal boiling point. Because hydrogen peroxide undergo decomposition at its normal boiling point. अब ये याद रखना कि कोई भी कंपाउंड अगर अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होने लगता है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल मिलता है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल को प्रोड्यूस करते हैं सपोनिफिकेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, सोप जो होता है ये, इसको बनाने के लिए सपोनिफिकेशन मेथड यूज किया जाता है। तो सपोनिफिकेशन मेथड में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का सोडियम सॉल्ट को यूज करते हैं। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा,
ट्राइग्लिसराइड, नहीं, एक मिनट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। OCO R OCO R OCO R, ये ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, किसके साथ ट्रीट करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको बॉयल करते हैं तो एक प्रोडक्ट तो बनता है ग्लिसरॉल, ठीक है, प्लस 3RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये जो होता है ना, ये होता है सोप। समझ आया? R जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो कि एक बहुत बड़ी कार्बन चेन होती है, 16 कार्बन, 17 कार्बन, 15 कार्बन की चेन होती है। क्लियर? तो ये हो गया सोप और ये हो गया ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है सपोनिफिकेशन मेथड के। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। समझ में आया? अब यहाँ पे जो ये सोप और ग्लिसरॉल का मिक्सचर है, सोप और ग्लिसरॉल का मिक्सचर है, इस मिक्सचर से ग्लिसरॉल को प्योरीफाई करना है। इस मिक्सचर से किसको प्योरीफाई करना है? ग्लिसरॉल को प्योरीफाई करना है। तो ग्लिसरॉल को प्योरीफाई करने के लिए यहां भी वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप है, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लगभग बॉयल करता है। ठीक है, किस टेम्परेचर पे? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये बॉइलिंग, ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इस टेम्परेचर पे ग्लिसरॉल जो है ना वो डिकम्पोज होने लगता है, इसके बॉन्ड टूटने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको ग्लिसरॉल नहीं मिलेगा, पता चला कोई और कंपाउंड बन गया। तो इसलिए हम यहां भी क्या यूज करेंगे? वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड कब यूज किया जाएगा? एक ऐसे कंपाउंड के प्योरिफिकेशन के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाएगा जो कंपाउंड अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होने लगता है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्लियर हो गया भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने का पहला मेथड। तो यहां पे बोल रहा है कि एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड, acidifying barium peroxide and removing excess water by evaporation under reduced pressure gives hydrogen peroxide। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है परऑक्सो डाइसल्फेट, परऑक्सो डाइसल्फेट obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current density। याद रखना भाई, मिस्टर हर्ष, है ना, हाई करंट डेंसिटी की बात हुई है
मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि इनको ही ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं आपको याद रखना है +2। तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solutions at high current density on hydrolysis yields hydrogen peroxide। तो एक तरीके से आप ये बोलो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बाय यूजिंग हाई करंट डेंसिटी, ठीक है, तो हाई करंट डेंसिटी को यूज करके जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बन जाता है, मार्शल्स एसिड बन जाता है। कौन सा एसिड, H2S2O8। H2SO4 क्या बन जाता है, H2S2O8 बन जाता है। अब आपको पता है कि जो सल्फेट आयन है वो तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फेट आयन में जो सल्फर है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो सल्फेट आयन में जो ऑक्सीजन है ना, वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में है। अगर वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो तो ये ऑक्सीडेशन, अरे -2 से -1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया ना। तो यही होता है यहाँ पे। क्लियर है? तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current density on hydrolysis yields hydrogen peroxide। तो यहाँ पे देखो HSO4 नेगेटिव एक्वस है, यानी कि बाइसल्फेट आयन एक्वस, ये बाइसल्फेट बोला जाएगा। जैसे HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, वैसे HSO4 नेगेटिव क्या हो गया, बाइसल्फेट। तो बाइसल्फेट आयन की इलेक्ट्रोलिसिस कराया, इससे क्या बन गया, H2S2O8 बन गया। ये जो कंपाउंड है ये H2S2O8 है, H2S2O8 बन गया। अब ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू H2S2O8 की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बाइसल्फेट में रिकन्वर्ट हो जाता है, साथ में H पॉजिटिव और H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। एक बात याद रखना, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है, कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो वो हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा। कोई भी कंपाउंड जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, अगर वो हाइड्रोलाइज होगा तो हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन कब कब होगा, लो टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे सोडियम पेरोक्साइड है ना, Na2O2, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे लो टेम्परेचर पे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है साथ में, H2O2 प्लस NaOH। तो अब यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो मेथड है दूसरा वाला, इसको अब किसके लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने के लिए नहीं, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड को बनाने के लिए, D2O2 बनाने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये जो H2S2O8 बना है उसी का बेसिकली पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, K2S2O8, पोटेशियम मार्सलेट, पोटेशियम मार्सलेट, मार्सल्स एसिड, मार्सलेट आयन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट आयन, समझ आए? तो पोटेशियम मार्सलेट को हैवी वाटर से ट्रीट किया, तो हैवी वाटर से ट्रीट किया तो पोटेशियम यहाँ पे क्या बन गया, KdSO4 बन गया।
KHSO4 के पैटर्न पे KDSO4 बन गया और क्या बन गया D2O2 D2O2 ठीक। तो ये दो मेथड हो गए इसके। तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून Afternoon, sir. गुड आफ्टरनून।